संगीता इज़ हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम 12th क्लास सिलेबस के सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो करेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और हम इसमें देखेंगे कि आपके जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है, यानी आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, और उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी जो आपकी जिनसे आप पहले से आपको पता है कुछ चीज़ें। ठीक है, तो आपका रिवाइज़ हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद चैप्टर्स में हमको डिटेल में पढ़ना ही है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। ये है आपका ये बुक का, ठीक है, ये आपका कंटेंट। चैप्टर का नाम आपका सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें क्या क्या टर्म्स होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस कंटेंट है। एक बार मैं सिलेबस को पूरा एक बार पढ़ देती हूँ, फिर इसमें आपको मैं फ्लावर की स्ट्रक्चर बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले से आपने पढ़ी है, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन एक बार रिवाइज़ हो जाएगी जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आपका जो है सिलेबस, सेकंड चैप्टर का जो सिलेबस है, उसमें मतलब आपको क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है फ्लावर स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लावर स्ट्रक्चर के बाद हमको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स। देखो, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तभी पॉसिबल है जहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं मेल फीमेल दोनों गैमेट्स। ये मेल फीमेल दोनों गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमको ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट है मेल फीमेल गेमेटोफाइट्स का वो किस तरीके से होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका जो पॉलिनेशन है वो क्या होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो देखिए, उसके बाद आपके पढ़ेंगे हम पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जो आपको पहले से पता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन मैं आपको आगे बताऊंगी भी सही एक्चुअली में क्या होता है, ताकि आपके रिवाइज हो जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम एजेंसीज एंड एग्जांपल्स कि एक्चुअल में पॉलिनेशन कैसे होता है और कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो पॉलिनेशन वाला, आपको पता है पॉलिनेशन बहुत ईजी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में इतने अच्छे से छोटी छोटी चीज़ें दे रखी है और वहाँ से आपके नीट वगैरह में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब छोटे छोटी चीज़ें, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते अंदर से। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ो और फिर उसके बाद बुक की रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। ओके, उसके बाद हमको पढ़ना है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। एक्चुअल पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगी। कि जो आपका पोलन है वो सिर्फ आपके मतलब क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे जाता है, फिर पोलन ट्यूब बनाता है, फिर वो एग से फर्टिलाइज करता है, देन एम्ब्रियो बनता है। तो उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। उसके बाद हमको पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमपी बोर्ड में तो स्पेशली ये क्वेश्चन कन्फर्म होता है कि हाँ आएगा ही से डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। और डबल फर्टिलाइजेशन हमने 11th में भी पढ़ा है और मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और आगे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। आगे भी मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में कि एक्चुअल डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिंपल वे में, बहुत सिंपल सा। उसके बाद हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब ये है कि आपके जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ना उसमें। मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होगा। फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। देखो, आपको पता है ये प्लांट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका जो फ्रूट्स हैं और सीड्स हैं कैसे बनते हैं, उनका क्या रोल होता है, ये चीज़ें। ओके, तो वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद आप पढ़ेंगे स्पेशल मोड्स। स्पेशल मोड्स, देखो अब वह फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, ये सब चीज़ देख लें, फिर हम कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ेंगे। स्पेशल मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट फ्लावर बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी फर्टिलाइजेशन नहीं भी होता है तो फिर एक कुछ नया फ्रूट बनेगा। तो वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो वो पढ़ेंगे, वो क्या होता है आपका एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पोलीम्ब्रियोनी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी चेंजेस आ जाते हैं तो जिसकी वजह से होती है। तो
तो ये आपको आएगा डिटेल में समझ में, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीइम्ब्रोनी, ये सब मेरे सिलेबस में है। उसके बाद हम लास्ट में इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्जल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, कि जो सीड्स हैं वो प्लांट से गिरते हैं तो एक्चुअल में उनका क्या सिग्निफिकेंस है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी कि सीड से तभी तो एक न्यू प्लांट बनेगा, हाँ, तो वही सब चीज़ें पढ़नी, क्या सिग्निफिकेंस और भी क्या सिग्निफिकेंस है डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, कि जो सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है और कैसे एक प्लांट बनता है, देन उससे फिर एक फ्रूट बनता है, वो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको ये फ्लावर की स्ट्रक्चर बता देती हूँ एक बार, तो देखिए आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे दे रखा है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दे रखा है ये आपका है स्टाइल, जो सपोर्ट करता है स्टिग्मा को। स्टिग्मा आपको दिख रहा होगा, ये आपका स्टिग्मा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका स्टाइल है, ओके। और जो आपका, तो ये पूरा फीमेल पार्ट होता है, ओके। नीचे हम आ जाते हैं तो ये आपका पूरा ओव्यूल होता है, जिसमें आपका ओवरी होगी, तो इसमें वॉल ऑफ ओवरी, कैविटी ऑफ ओवरी, फिर ये न्यूसेलस होता है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूसेलस, ओवरी वगैरह मैं आगे पढ़ाऊँगी डिटेल में, ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। अब जो स्टिग्मा है ना, इसी के ऊपर पोलन ग्रेन आके अटैच होते हैं और फिर ये अंदर जाते हैं स्टाइल के थ्रू ओवरी तक। और ये जो आपका कलर्ड पार्ट होता है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, वो आपका पेटल्स होते हैं, ओके। उसके बाद ये आपका एंथर्स होते हैं, ये येलो वाले जो दिख रहा है, ठीक है। और एंथर में भी दो पार्ट होते हैं इस तरीके से, ये होता है एंथर और ये इसका होता है फिलामेंट, ये लंबा वाला ये फिलामेंट, ठीक है। ये होता है आपका मेल वाला पोर्शन, ओके। उसके बाद इसमें दे रखा है आपका ओके, पेटल हो गया। ये ग्रीन्स, ये जो आपका नीचे ग्रीन वाले पोर्शन होता है, ये वाले, ये आपके सेपल्स कहलाते हैं। ये जो लंबी डंडी होती है जहाँ से हम फ्लावर को पकड़ते हैं, वो प्लेजेंटा होता है, जो अटैचमेंट होता है फ्लावर का। फिर ये आपको नीचे रिसेप्टल होता है, ओके। तो ये सिंपल सी आपकी स्ट्रक्चर है फ्लावर की, आई होप आपको समझ आई होगी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन सिंपल सा होता है कि क्या है कि जैसे पोलन आएगा और यहाँ ये स्टिग्मा दे रखा है, इस स्टिग्मा पे आके बैठ जाएगा और यहाँ से वो पोलन ट्यूब बना, देखो यहाँ पे दे भी रखा है, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, ये पोलन से, और ये ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में ये बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि जो अब देखो क्या होता है कि जैसे एक फ्लावर है हिबिस्कस, तो हिबिस्कस के फ्लावर के ऊपर हिबिस्कस के फ्लावर आपके निकलते हैं, कोई दूसरे फ्लावर नहीं आते हैं, तो वो एक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है फ्लावर की, कि वो अपने ही पोलन ग्रेन को पहचानता है, किसी दूसरे पोलन ग्रेन को अपने अंदर नहीं आने देता। तो ये जो इंटरेक्शन है, मतलब जहाँ आपका पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे अटैच हुआ, फिर उसने पोलन ट्यूब बनाई, फिर वो एम्ब्रियो, फिर वो ओवरी के अंदर गया, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन किया, सीड बनाई, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। तो इसी को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या पोलन का आपकी जो ओवरी है उससे इंटरेक्शन कैसे होता है, वो चीज़ ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, ओके। फिर थोड़ा सा हम पॉलिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनेशन आपको पता ही है क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ये एंथर है येलो वाला, यहाँ से आपका ये एंथर है, यहाँ से आपका स्टिग्मा पे पोलन जाता है, इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। यहाँ पे आपको सेल्फ पॉलिनेशन बताया है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, द पॉलिनेशन ऑफ ए फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर ऑफ और फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। मतलब देखो फ्लावर, अब मतलब फ्लावर तो जो है फ्लावर भी सेम हो सकता है और एक प्लांट पे दो फ्लावर भी हो सकते हैं। सपोज देखिए ये एक प्लांट है, इसके ऊपर एक फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा भी है और एंथर भी है, तो इसी फ्लावर का ये एंथर, ये स्टिग्मा यहाँ से यहाँ जाएगी, ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। लेकिन देखो ये इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है, तो ये हो सकता है कि यहाँ इस फ्लावर का एंथर का जो पोलन है वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, तो ये भी कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ, ये भी क्या है, एक सेल्फ पॉलिनेशन है। आगे समझ में? तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे आपको बताया है क्रॉस पॉलिनेशन, सिंपल सा है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे जो प्लांट है आपका वो डिफरेंट प्लांट होगा। देखिए
ये जो फ्लावर है ये दूसरे प्लांट का है, ये जो फ्लावर ये दूसरे प्लांट का, लेकिन स्पीसीज एक ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्लांट के फ्लावर का जो एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएगा। तो ये हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन में क्या फ़ायदे होते हैं ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेरिएशंस जो है क्रॉस पॉलिनेशन से ही आते हैं, नहीं तो अदरवाइज पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन से क्लोन्स बनते हैं, मतलब सेम टू सेम आप उनके एज ए पेरेंट्स, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो इस चैप्टर में हमको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी पढ़ना है, मैंने बताया था आपको आगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर मैकेनिज्म विच आर फॉलोड एंड अडेप्टेड बाय द प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ नुकसान होते हैं। क्या होता है कि जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि जैसा पेरेंट्स है वैसा ही उसका ऑफस्प्रिंग होगा, जैसा फ्लावर है प्लांट में और वैसे फिर अगले फ्लावर्स भी ऐसे आएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि सपोज़ आपका जो फ्लावर है वो अच्छा नहीं आ रहा है, उसका कलर अच्छा नहीं है या कुछ भी है, तो वो वीक है सपोज़, तो आप नहीं चाहेंगे ना कि उसके जो नए फ्लावर हैं वो भी वीक आए, तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन रोकेंगे तो जो उस पर दूसरा पॉलन आएगा तो नया फ्लावर बनेगा, उसमें थोड़ी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और वो जो फ्लावर है वो डिफरेंट होगा, हो सकता है वो पहले अपने पेरेंट्स से हेल्दी हो, तो उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जहाँ पे हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। देखो क्या लिखा है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर मैकेनिज्म विच आर फॉलोड एंड अडेप्टेड बाय प्लांट्स। प्लांट्स में खुद होती है कैपेसिटी, हम भी कर सकते हैं लेकिन प्लांट में खुद में भी होती है, अडेप्ट कर लेते हैं वो खुद को ऐसे कि बाय द प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। देखो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल्फ इज़ ड्यू टू एस जीन। तो वो खुद के पोलन को कैसे पहचानते हैं, एस जीन से, ठीक है। अगर एस जीन है तो वो बोलेंगे कि हाँ ये मेरा ही है, तो वो क्या करेंगे, जब अगर वो एस जीन को पहचान लेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इफ़ एस जीन्स मैच देन देयर इज़ पोलन जर्मिनेशन ब्लॉक बाय स्टिग्मा। तो जो पोलन जर्मिनेशन है वो जो स्टिग्मा है, देखो क्या हुआ कि ये आपके यहाँ से पोलन ट्यूब बनती है तभी आपका जो है मेल गेमेट्स वो ओवरी के अंदर जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा कि आपका जो एस जीन है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा प्लांट की ये एस जीन है और ये मेरा ही पोलन है, ठीक है। तो वो जो स्टिग्मा है ना उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा और जो पोलन ट्यूब है उसको बनने नहीं देगा। तो इसकी वजह से वो पोलन जो है सेल्फ वाला खुद का पोलन जो है वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अब सेल्फ पॉलिनेशन ब्लॉक हो जाएगा तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो कोई दूसरा पोलन आएगा और उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन रोकने की एक मैकेनिज्म होती है, क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डबल फर्टिलाइजेशन बता दिया है। डबल फर्टिलाइजेशन में ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको देखो इसमें क्या होता है कि डीजनरेटिव सिनर्जिड्स होते हैं दो, ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपका जाइगोट होता है, ये यहाँ पे आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है, 3N होता है, नीचे आपकी 3 सेल्स होती हैं जिसमें से 2 एंटीपोडल्स होते हैं, एक डीजनरेटिंग सेल होती है। ये पूरा मिलके डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ओके, बट यहाँ पे पढ़ना है, ये ध्यान रखना आप। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे चैप्टर 3 का क्या सिलेबस है। चैप्टर 3 आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो इसमें पूरा मेल फीमेल का रिप्रोडक्शन पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इसमें आपको ह्यूमन के अपने खुद के बारे में थोड़ा सा जानने में मिलता है। तो एक्चुअली इसका मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कि क्या है इसका सिलेबस, तो आपको याद रहेगा। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। कौन कौन से मेल में क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फीमेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मेल का जो मेन सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस और फीमेल का ओवरी है, तो उनकी डिटेल में हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे टेस्टिस और ओवरी दोनों की। उसके बाद पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस, कि एक्चुअल में ये गैमेट्स बनते कैसे हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको पता है स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टेस्टी, मेल में जो होता है तो वो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। फीमेल में oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ oogenesis क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है।
उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होगा, और वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ तक, अप टू ब्लास्टोसिस्ट कहाँ तक, कैसे तक कैसे बनता है वहाँ तक पढ़ेंगे। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद वो आपका जो है इम्प्लांटेशन कैसे होता है, देन इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी कैसे होती है, फिर प्लेजेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका पार्चुरेशन पढ़ना है, फिर मतलब पार्चुरेशन और लैक्टेशन सिंपल सिंपल सा एक आइडिया, आपको एलिमेंट्री आइडिया बताएंगे इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं बताएंगे। तो ये आपका चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, जिसका इतना सा आपका सिलेबस है, बस ये इतना सा ही पढ़ना है इसको डिटेल में। अगर आपको याद है कि ये सिलेबस है वो तो आपको इजीली वो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगी ना तो आपको माइंड में आ जाएगी, हाँ ये सिलेबस है, ये तो पढ़ना है मुझे ये सब चीज़ें। ओके, तो ये आपका पूरा सिलेबस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार पढ़ो सिलेबस को, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसको सिलेबस को पढ़ना, और मैं तो कहती हूँ कि आप उसको आपकी नोट कॉपी में लिख लें तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।